हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लीगल कोड अगेन। लीगल एप्टीट्यूड की सीरीज में अब हम आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैंने क्रिमिनल लॉ के 2 पार्ट्स करा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पर जाकर क्लिक कीजिए और पहले उन पार्ट्स को देख लीजिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, अब ये है क्रिमिनल लॉ का 3rd पार्ट। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर व टेलीग्राम पर। बस आपको सर्च करना है माई लीगल कोड और उसे सब्सक्राइब कीजिए। आप इस लेक्चर का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। आज का हमारा पॉइंट है थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन। थेफ्ट आप समझ चुके हैं, मैंने पहले भी बताया है, आपने पीछे के पार्ट्स में सब कुछ समझा है। थेफ्ट मतलब चोरी। एंड एक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्शन एक अलग टर्म है। इसको आप कह सकते हैं जैसे कि किसी को डरा धमकाकर, किसी भी तरीके से किसी को डरा धमकाकर अपना कोई काम करवाना। सिंपल, इतना ही होता है। देखिए इसमें एक पॉइंट है, दैट इज सेक्शंस 378 एंड 380 ऑफ आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, मतलब कि भारतीय दंड संहिता की धारा 378, 378 व 380। ये दोनों किससे संबंधित हैं? थेफ्ट से रिलेटेड। थेफ्ट एक बार मैं फिर बता देता हूं आपको। देखिए थेफ्ट क्या होता है कि आप किसी की भी मूवेबल प्रॉपर्टी जो होती है, जो मूवेबल मतलब जिसको आप इधर से उधर ले जा सकते हैं, दैट इज द मूवेबल प्रॉपर्टी। तो किसी की भी मूवेबल प्रॉपर्टी को उसकी मर्जी के बिना आप गलत इरादे से उसकी बिना मंजूरी के अगर उसे छुपा देते हैं, उसको ले लेते हैं, रिमूव कर देते हैं, चाहे वो टेम्पररीली ही सही, चाहे कुछ टाइम के लिए ही सही, लेकिन गलत इरादे से अगर आपने किसी की कोई चीज़ उसकी मंजूरी के बिना, मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, आपने अगर इधर उधर कर दी, रिमूव कर दी, तो ये क्या है? ये थेफ्ट है। दिस इज थेफ्ट। इतना बिल्कुल क्लियर थेफ्ट के बारे में होना चाहिए। यहाँ पे एक इलस्ट्रेशंस में भी मैंने समझाया हुआ है आपको। देखिए इसे बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझाता हूँ। देखिए 2 लोग हैं, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन के आंगन में एक पेड़ खड़ा हुआ है, ठीक है। अब उसने क्या किया कि उस इंसान जिसके आंगन में वो पेड़ खड़ा हुआ है, उसकी मर्जी के बिना वो पेड़ काट दिया। तो वो पेड़ क्या है? पजेशन है। किसका? दूसरे व्यक्ति का। तो जिसका भी पजेशन है उसकी मर्जी के बिना वो पेड़ काट दिया, तो ये क्या है? दिस इज थेफ्ट। यही तो चोरी है। ये बिल्कुल क्लियर हुआ। अगला पॉइंट भी आपको समझा देता हूँ। देखिए एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के पास डॉग है उसका, तो वो व्यक्ति क्या करता है कि उसके डॉग को चुराना चाहता है। डिसऑनेस्ट इंटेंशन है उसका, गलत इरादा है, वो उसे चुराना चाहता है। उसने क्या किया? उस डॉग को अपने पीछे फॉलो करवाने के लिए उसके बिस्किट्स जो हैं वो अपने पॉकेट में रख लिए और गलत इंटेंशन से उसे फॉलो करवा रहा है। तो यहाँ पर सिंपल है कि उसने क्या किया कि गलत इरादे से, चोरी करने के उद्देश्य से उसने उसको फॉलो करवाया, डॉग को फॉलो करवाया। तो यहाँ पर क्या है कि जिसका वो डॉग है उसकी पजेशन से, उसकी मर्जी के बिना उसने उस डॉगी को चोरी करने के इरादे से उसे अपने पीछे लाने की कोशिश की, तो ये भी थेफ्ट है। ये भी बिल्कुल चोरी है। आया समझ में? बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। चलिए मूव करते हैं। देखिए सेक्शन 383 ऑफ आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता की धारा 383 एक्सटॉर्शन के बारे में बताती है। एक्सटॉर्शन मैंने बताया था आपको, किसी को डरा धमकाकर उसको जान माल की हानि के खतरे में रखकर उससे कुछ अपना काम करवाना या उसकी प्रॉपर्टी को ले लेना। इस तरीके के जो डरा धमकाकर कोई चीज़ लेने वाली जो होती है उसे कहते हैं एक्सटॉर्शन। तो इंडियन पीनल कोड की धारा 383 में इसके बारे में कहा गया है। एंड इंडियन पीनल कोड सेक्शन 384, भारतीय दंड संहिता की धारा 384 में उसके पनिशमेंट के बारे में बताया गया है। देखिए एक्सटॉर्शन जो होता है मतलब कि किसी को भी डरा धमकाकर कोई चीज़ अपने फेवर में लानी है, वो दोनों चीज़ों का हो सकता है, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब चलने वाली, जैसे कि आप किसी का मोबाइल, साइकिल, बाइक एंड ऑल, या उसका कोई मोटर व्हीकल वगैरह, जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टी हैं उनको भी आप डरा धमकाकर ले सकते हैं। और इमूवेबल जैसे प्रॉपर्टी है, फार्म हाउस, बंगला, होटल, बिजनेस एंटिटी, एवरीथिंग, ठीक है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो इन दोनों तरीके की प्रॉपर्टी में एक्सटॉर्शन हो सकता है। देखिए एक्सटॉर्शन जनरली होता क्या है कि किसी को भी जान माल की हानि की धमकी देकर, डरा धमकाकर, चाहे वो उसकी जान की हानि हो या उससे रिलेटेड किसी और बंदे की। जैसे कि मान लीजिए फिल्मों में आपने देखा होगा कि किसी का बेटा किडनैप कर लिया, अब उसको धमका रहे हैं कि उसे मार देंगे, नहीं तो इन पेपर पर साइन करो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, या उसी से कह दिया कि हम तुम्हें मार देंगे गोली से, नहीं तो पेपर पर साइन करो। तो ये क्या है? ये सब कुछ एक्सटॉर्शन में आता है। उसे डरा धमकाकर उसकी कोई भी प्रॉपर्टी को, मूवेबल हो या इमूवेबल हो, उनको अपने फेवर में लाना, इसी को एक्सटॉर्शन कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक ये भी क्लियर हो गया, इसमें कुछ भी नहीं है। एक्सटॉर्शन इज लाइक किसी को लूटना, डरा धमकाकर किसी को लूटना, इसी को कहते हैं एक्सटॉर्शन, ठीक है। चलो इसके भी इलस्ट्रेशंस को देखते हैं हम। देन फर्स्ट पॉइंट इज, देखिए एक पर्सन है ए, उसने जेड को डराया धमकाया, उससे कहा कि अगर
वो उसे पैसे नहीं देता है तो जेड के बारे में वो एक उल्टा सुल्टा लेख या मतलब कोई डिफेमेटरी लिबल, मतलब एक ऐसा नोट पब्लिश करवाएंगे न्यूज़ में जिससे कि जेड की बदनामी हो जाएगी। तो जेड ने क्या किया, बदनामी से बचने के लिए उसे पैसा दे दिया। दिस इज केस ऑफ एक्सटॉर्शन। नेक्स्ट पॉइंट इज, ए क्या करता है, जेड को डराता धमकाता है कि वो फिजिकली उसे हर्ट कर सकता है, हैवी टूल से उसे मार सकता है। इसके डर के मारे जेड ने क्या किया, ए की बात मान ली। ए ने क्या किया, ब्लैंक पेपर पर जेड के साइन करवाई। जेड ने खुद को बचाने के लिए ब्लैंक पेपर पर साइन करके उसे डिलीवर कर दिया। अब बाद में क्या होता है कि जेड ने जो साइन करके ब्लैंक पेपर उसे दिया है, ए उसे वैल्यूएबल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर सकता है, क्योंकि पेपर ब्लैंक था, साइंड ब्लैंक पेपर था, उस पर अपने मनमाफिक जो भी उसकी डिजायर है वो चीज़ लिख करके वो किसी भी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी की जेड को हत्या सकता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ए ने जेड को डरा धमका कर, ग्रीवस हर्ट, उसे चोट पहुंचाकर, हानि पहुंचाकर, उसे डरा धमका करके उसकी एक वैल्यूएबल प्रॉपर्टी को अपने अंडर सबॉर्डिनेट कर लिया। तो ये क्या है, दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ एक्सटॉर्शन। देखिए अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जो आपके एग्जाम पैटर्न में आएगा उसके थ्रू समझते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं हम लीगल प्रिंसिपल की। तो यहाँ पर लीगल प्रिंसिपल में समझाया गया है कि कोई भी किसी दूसरे पर्सन के पोजेशन से गलत इरादे से कोई भी चीज़ लेने की कोशिश करता है, मतलब किसी दूसरे के पोजेशन से उसकी कोई चीज़ हथियाने की कोशिश करता है गलत इरादे से, ठीक है। तो इस तरीके से छीनी हुई या ली हुई चीज़ क्या कही जाएगी, थेफ्ट, चोरी की चीज़ कही जाएगी। और ये पूरा इंसिडेंस क्या होगा, ये है थेफ्ट, मतलब चोरी की घटना। यहाँ तक समझ में आया, बहुत ही सिंपल है। अब फैक्चुअल सिचुएशन को देखते हैं हम यहाँ पे। देखिए यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्चुअल सिचुएशन है। एक पर्सन है सुरेश, वो क्या करता है, अपने दोस्त के यहाँ एक इंपॉर्टेंट मैटर को डिस्कस करने के लिए जाता है। दोस्त का नाम था रमेश, ठीक है। तो जब वो रमेश के यहाँ पर जाता है तो रमेश वहाँ पर नहीं होता है। सुरेश उसका वेट करता है, काफ़ी देर तक वेट करने के बाद रमेश नहीं आता है। तो सुरेश क्या करता है, रमेश के लिए एक टेबल पर नोट छोड़ के जाना चाहता है। उसने क्या किया, एक पेपर पर नोट लिखना चाहा और वहीं पर एक पेन रखा हुआ था, उस पेन को निकाला, रमेश का था, जो कि रमेश के घर में रखा हुआ था, तो रमेश का ही पेन था। तो उसने उस पर एक नोट लिखा और वो नोट वहाँ पर रख दिया, जिससे कि आपका रमेश आएगा और रमेश उस नोट को देख करके इंपॉर्टेंट मैसेज को रिसीव कर लेगा। लेकिन जब सुरेश वापस जा रहा था तो उसकी एक आदत थी कि वो इस तरीके से किसी भी चीज़ को, पेन वगैरह को ले लेता है तो वो भूल जाता है उसे रखना, वापस रखना। तो फोर्स ऑफ हैबिट, इसको कहते हैं आदत, गहरी आदत। तो गहन आदत की वजह से वो उसके पेन को अपने पॉकेट में रख लेता है। यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली है, वो इरादे से नहीं रखता है, उसका गलत इरादा नहीं था, लेकिन उसने पेन अपने अंदर पॉकेट में रख लिया, ठीक है, यहाँ तक। अब वो क्या करता है कि वो इसके बारे में भूल जाता है, लेकिन पेन जो था वो बहुत वैल्यूएबल पेन था, वो रमेश के लिए बहुत ही वैल्यूएबल पेन था। तो वो क्या करता है, रमेश उसकी कंप्लेंट कर देता है पुलिस को कि वो पेन गया कहाँ। बाद में पुलिस ट्रेस करती है, तो ट्रेस करने पर पता चलता है कि वो पेन सुरेश के घर पे था। ये था पूरा फैक्चुअल सिचुएशन। चलिए अब डिस्कस करते हैं पॉइंट्स। पहला पॉइंट है कि सुरेश ने चोरी की क्योंकि उसने रमेश का पेन उसकी मंजूरी के बिना लिया। देखिए यहाँ पर चोरी वाली बात नहीं है, क्योंकि उसका इरादा गलत नहीं था। क्या नहीं था, इरादा गलत नहीं था। तो यहाँ तक समझ में आया। यहाँ पर सेकंड पॉइंट है, सुरेश ने चोरी की क्योंकि वो पेन को लौटा नहीं पाया। देखिए यहाँ पर फिर वही इंटेंशन वाली बात आ जाती है, जब उसको पता ही नहीं है, जब उसका इरादा ही गलत नहीं है, कुछ पता ही नहीं है कि वो उसका पेन ले आया है, तो यहाँ पर चोरी हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि किसी की मंजूरी के बिना गलत इंटेंशन से अगर कोई चीज़ आप ले आते हैं, दैट इज थेफ्ट, ठीक है। अगला जो पॉइंट है, दैट इज सुरेश डिड नॉट कमिट थेफ्ट बिकॉज ही डिड नॉट हैव डिसऑनेस्ट इंटेंशन। देखिए वही बात आई, सुरेश ने चोरी नहीं की, क्यों, क्योंकि उसका इरादा गलत नहीं था, उसका इरादा गलत नहीं था। और जब तक मेंसरिया वाला केस, जब तक आपका मेंटल इंटेंशन नहीं है, गलत इरादा नहीं है, तब तक उसे चोरी नहीं कह सकते। तो यहाँ पर सी ही करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अगर आपको अभी क्लियर नहीं हुआ है तो वीडियो को पॉज कीजिए या रिवाइंड कीजिए, वहाँ से एक बार और देखिए, आपको 101% समझ में आएगा। बहुत क्लियरिटी के साथ मैंने आपको समझाया है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो अगला फॉर्मेट होगा आपका लीगल एप्टीट्यूड का, दैट इज चीटिंग। चीटिंग के बारे में पूछा जाएगा। तो देखिए चीटिंग क्या होती है, आईपीसी इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 415 मतलब कि धारा 415 भारतीय दंड संहिता के अंदर आपको चीटिंग के बारे में डिफाइन किया गया है। और इसी के साथ साथ इंडियन पीनल कोड के धारा 417 में आपको जब कोई चीटिंग करता है तो उसको जब साबित कर दिया जाता है कि उसने चीटिंग की है, तो उसको क्या क्या पनिशमेंट किस प्रोसीजर से दिया जाएगा, ये धारा 417 मतलब सेक्शन 417 ऑफ आईपीसी के अंदर डिस्क्राइब किया गया है। चलिए देखिए चीटिंग क्या होता है। चीटिंग आप किसी को तभी कहेंगे जब कहीं पर भी फ्रॉडुलेंट मतलब फ्रॉड, किसी को धोखेबाजी
किसी को धोखा दे करके कोई काम करवाना, या डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट, किसी को बेईमानी से गलत तरीके से उकसाना, किसी गलत काम को करने के लिए इस तरीके की धोखेबाजी वगैरह या किसी को उकसा करके कोई गलत काम करवाना, दैट इज चीटिंग। देखिए एक और तरीके से आपको क्लैरिटी से समझाया जाए तो मान लीजिए कोई एक इंसान है, वो किसी दूसरे इंसान को गलत तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट करके, गलत इन्फॉर्मेशंस के थ्रू या गलत तरीके से चीज़ों को मिस रिप्रेजेंट करते हुए किसी से कोई अपना काम करवाता है, कोई किसी से अपना काम करवाता है गलत तरीके से रिप्रेजेंटेशन करके, तो ये फॉल्स इंटेंशन, डिसऑनेस्ट इंटेंशन, मतलब कि गलत इरादे से गलत चीज़ों को लीड करते हुए उसको मिसलीड कर रहा है, इसे मिसलीड ही कहेंगे, किसी को मिसलीड करते हुए किसी भी अपने काम को करने के लिए सामने वाले को उकसाना, दैट इज चीटिंग। मतलब चीट करना, जनरली हम चीट बोलते रहते हैं, धोखा देना, ठीक है, तो यही चीटिंग होती है। और देखिए सेक्शन 416 डिफाइंस चीटिंग बाय पर्सोनेशन। देखिए धारा 416 एक अलग तरीके की चीटिंग के बारे में डिस्क्राइब करती है, पर्सोनेशन। पर्सोनेशन क्या होता है कि मान लीजिए आप कुछ और हैं, you are a simple person and you are trying to show off that you are an engineer, you are a civil officer and all, मतलब जो आप नहीं हैं आप वो दिखाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आप अगर वो बन करके जाते हैं तो आपके फेवर की कुछ चीज़ें वहाँ से सामने वाले से आपको रिसीव हो सकती हैं। तो इस तरीके से मिसलीड करके, मिस रिप्रेजेंट करके अपने आप को किसी को चीट करना, दिस इज कॉल्ड चीटिंग बाय पर्सोनेशन। मतलब कि आप किसी और पर्सनैलिटी को अपने ऊपर ला करके दिखा रहे हैं सामने वाले को और उसे चीट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब कुछ इलस्ट्रेशंस को देखते हैं। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट इज, देखिए कोई पर्सन है ए, वो क्या करता है, वो अपने आप को सिविल ऑफिसर के तौर पर शो करता है। वो कहता है कि वो एक सिविल ऑफिसर है, सिविल सर्विस में है। और क्यों? क्योंकि वो सामने एक जेड पर्सन खड़ा है, उसे धोखा देना चाहता है। धोखा कैसे देना चाहता है? वो गैर इरादे से, मतलब गंदे इरादे से, गलत इरादे से उसको जेड को भरोसा दिलाता है और उकसाता है, इस चीज़ के लिए राजी करता है कि वो उससे उसके क्रेडिट पर कुछ चीज़ें दे जो उसे ज़रूरत है, और वो उसका पे नहीं करेगा। मतलब समझ में आया? ए पर्सन, मतलब जो ए है, वो अपने आप को सिविल ऑफिसर दिखाते हुए, जो कि वो नहीं है, दिखाते हुए जेड से अपने फ़ायदे की कुछ चीज़ें ले रहा है जिसका कि वो पे नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर ए क्या करता है? दैट इज चीटिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज, देखिए ए है, वो क्या कर रहा है, जेड को धोखा देने के इरादे से उससे कुछ पैसे की डिमांड कर रहा है कि वो उसे उधार दे दे, लेकिन उसके एवज में जो उसके पास रख रहा है वो कहता है कि ये डायमंड आर्टिकल है, लेकिन ए जानता है कि वो डायमंड आर्टिकल नहीं है। तो यहाँ पर ए जानते हुए कि ये डायमंड आर्टिकल नहीं है, लेकिन जेड को बोल रहा है कि ये डायमंड आर्टिकल है, आप इसे रख लीजिए और हमें पैसे दे दीजिए। तो इस जगह पर ए क्या कर रहा है? दैट इज ऑल्सो चीटिंग। द लास्ट पॉइंट इज, देखिए ए जानबूझ करके जेड को धोखा देता है, क्या कह करके कि उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ए और जेड के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, और ए जेड को कहता है कि मैंने अपने कॉन्ट्रैक्ट का काम कर दिया है, पूरा कर दिया है, अब मुझे पैसे चाहिए। जबकि इन रियल ए ने अपना जो पार्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट का वो पूरा नहीं किया है, तो उस चीज़ को मिस रिप्रेजेंट करके वो जेड पर दबाव डाल रहा है पैसे लेने के लिए, दैट इज ऑल्सो चीटिंग। यहाँ पर मैंने इलस्ट्रेशंस के 3 पॉइंट डिस्कस किए चीटिंग को समझाने के लिए। चलिए अब एक एग्जांपल देखते हैं जो आपके एग्जाम फॉर्मेट में आएगा। देखिए ये एक फॉर्मेट का मैंने एग्जांपल दिया है, दैट इज लीगल प्रिंसिपल। लीगल प्रिंसिपल इज अ पर्सन इज गिल्टी ऑफ चीटिंग व्हेन ही फ्रॉडुलेंटली इंड्यूसेस अनदर पर्सन टू डिलीवर द लेटर्स प्रॉपर्टी टू हिम। इस लीगल प्रिंसिपल के मुताबिक एक पर्सन है वो धोखेबाज कहा जाएगा कि अगर वो फ्रॉडुलेंटली, मतलब धोखेबाजी से किसी इंसान को राजी करता है उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम करने की, उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम करने के लिए धोखेबाजी से अगर किसी को राजी करता है तो वो पर्सन धोखेबाज कहा जाएगा, धोखेबाजी का दोषी माना जाएगा। तो ये है आपका लीगल प्रिंसिपल। अब चलिए फैक्चुअल सिचुएशन को भी देखते हैं। देखिए यहाँ पर फैक्चुअल सिचुएशन ये है कि एक पर्सन है ए, वो क्या करता है, वो अपने आप को गलत तरीके से रिप्रेजेंट करता है एक दुकानदार को, एक शॉपकीपर को, और बोलता है कि मैं कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट से हूँ। मैं कहाँ से हूँ? कमर्शियल टैक्सेस डिपार्टमेंट, हिंदी में बोलते हैं वाणिज्य कर अधिकारी, लेकिन चलिए कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट से अपने आप को बताता है और उस शॉपकीपर के अकाउंट्स को एग्जामिन या चेक करने लग जाता है। जनरली होता क्या है कि ऐसे कोई ऑफिसर आ जाए किसी शॉपकीपर की दुकान में तो वो डर जाते हैं, ये होता है, लेकिन यहाँ पर वो पूरी प्लानिंग थी। तो ये क्या करता है, उन अकाउंट्स को एग्जामिन करते करते अपना इंटरेस्ट शो करता है कि उसे माइक्रोवेव ओवन खरीदना है इंस्टॉलमेंट पर। बी फटाफट अग्री हो जाता है, बी यहाँ पर शॉपकीपर है, ठीक है, तो बी अग्री हो जाता है और वो सोचता है कि कमर्शियल टैक्सेस डिपार्टमेंट से हैं, आगे चल के जब टैक्स की बात आएगी तो वहाँ पर उन्हें हेल्प मिल सकती है, और वो माइक्रोवेव ओवन ए को दे देता है। ए क्या करता है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देता है, उसके बाद फरार हो जाता है, कभी भी वापस नहीं आता।
पुलिस किसी भी तरीके से उसे पकड़ लेती है और उस पर धोखेबाजी का चार्ज लगा देती है। किस पर? ए पर, जो अपने आप को कमर्शियल टैक्सेस डिपार्टमेंट से बता रहा था। तो यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स को चेक करना है। लीगल प्रिंसिपल्स को आपने चेक कर ही लिया है। लीगल प्रिंसिपल्स को पढ़ने के बाद आपको करेक्ट आंसर तक पहुँचना है। तो देखिए यहाँ पर हम पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज A committed cheating because he induced B to part with the microwave oven, posing as though he was from the commercial taxes department. मतलब A ने चीटिंग की है क्योंकि उसने B को राजी किया है किस बात के लिए? एक माइक्रोवेव अवन देने के लिए। लेकिन उसमें उसने क्या मिसरिप्रेजेंट किया कि वह कमर्शियल टैक्सेस डिपार्टमेंट से है। ना वो ऐसा कहता, ना भी इजीली अग्री होता और ना ही इंस्टॉलमेंट पर वो माइक्रोवेव अवन देता बिना जान पहचान के, ना उसके साथ धोखेबाजी होती। तो यहाँ पर ए ने चीटिंग क्यों की है? बिकॉज उसने पर्सोनेशन की चीटिंग की है। उसने जो वो नहीं है, वो न होते हुए भी अपने आप को कमर्शियल टैक्सेस डिपार्टमेंट का ऑफिसर बताया। तो यहाँ पर ए ने चीटिंग की है। देखिए यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम आगे के ऑप्शंस को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बी, ए कमिटेड चीटिंग बिकॉज ही डिड नॉट पे द सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट। यहाँ पर ये बात चली नहीं रही है कि इंस्टॉलमेंट नहीं दिया है, यहाँ पर बात पहले ही उसने धोखेबाजी की कर दी। दैट इज चीटिंग बाई पर्सोनेशन। देखिए, और नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज ए डिड नॉट कमिट चीटिंग बिकॉज बी हैंडेड ओवर द आर्टिकल इन ऑर्डर टू गेट अ फेवरेबल असेसमेंट फ्रॉम ए। देखिए ये तो हल्का फुल्का लालच वाली बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये वाला ऑप्शन नहीं है। इसमें करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका? ए। चाहो तो आप इसे पॉज करके या रिवाइंड करके दोबारा देखिएगा, आपको क्लियर समझ में आएगा। अगर इसे थोड़ा सा एलेबोरेट करके समझें तो देखिए, ए ने सबसे पहले क्या किया? उसने गलत तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट किया कि वह कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर है। तो यहाँ पर उसका गलत इंटेंशन था। सबसे पहले तो उसने यही काम किया। और ये क्या है, जब इंटेंशन गलत है तो यहाँ पर उसका इंटेंशन क्या था, उसका इरादा क्या था? फ्रॉड्यूलेंटली, मतलब धोखेबाजी से बी से कुछ चीज़ हासिल करना। वो चीज़ क्या थी? वो थी माइक्रोवेव अवन। कैसे हासिल करनी थी? उसका पूरा पेमेंट नहीं देना था, उसने एक इंस्टॉलमेंट दिया और वहाँ से सब कुछ, जितने भी पेमेंट्स उसके रह गए थे उनको छोड़ते हुए वहाँ से डिसअपीयर हो गया। तो ये सब कुछ क्या था? ये उसका चीटिंग प्लान था। ये उसका चीटिंग प्लान था, धोखेबाजी का प्लान था। तो ये था पूरा मुद्दा चीटिंग का। तो ये था हमारा आज का क्रिमिनल लॉ एप्टीट्यूड का थर्ड पार्ट। आपको अच्छे से समझ आया होगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, अगर आपने पहले दो पार्ट्स नहीं देखे हैं या जो भी पार्ट्स नहीं देखे हैं, आप अभी आई बटन पर जाकर क्लिक कीजिए और उन पार्ट्स को देखिए। ये आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। दिस विल हेल्प नॉट ओनली इन योर एग्जाम्स बट ऑल्सो इन योर क्लासरूम। जब आपका एडमिशन हो जाएगा, जिस कॉलेज में आप चाहते हैं, उस कॉलेज में एडमिशन के बाद भी आप क्लासरूम में छाए रहेंगे, ये हमारा वादा है। आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के थ्रू www.mylegalcode.com पर, और अपनी क्वेरी भी पोस्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। हमारा नंबर है 9990544440। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और फॉर मोर वीडियोज़ बने रहिए माई लीगल कोड चैनल के साथ। थैंक्स टू सब्सक्राइब माई लीगल कोड। गुड लक, बाय बाय।